अस्सलाम वालेकुम। बस हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर रेहाना का। तो जैसे ही वो आती हैं फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यूजली तो डॉक्टर रेहाना टाइम से पहले ही आ जाती हैं। पर कोई इशू होगा, हम वेट करते हैं थोड़ा। तब तक अच्छा मैं देख रहा हूँ कि अच्छा फातिमा नासिर अब्बासी, आपका मैं ईमेल एड्रेस देख रहा था तो आपका शायद आप एमआईटी से आपका ताल्लुक है। जी सर, मैं अभी ग्रेजुएट किया है मैंने। तो मैं मतलब ये मैथमेटिकल फिजिक्स वहाँ क्या प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर? नहीं नहीं, मैंने मैथ और फिजिक्स दोनों में बैचलर्स किया है। तो फिजिक्स में यानी मैंने थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा रिसर्च में, तो मैंने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था एक प्रोफेसर के साथ ऐसे ही एक्स्ट्रा। वैसे हमारा यानी थीसिस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैचलर्स में। तो नेक्स्ट ईयर मैंने मास्टर्स में इंशाल्लाह एडमिशन लिया है थियोरेटिकल फिजिक्स में, तो पेरीमीटर इन कनाडा वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और मतलब एमआईटी में तो बड़ा ज़बरदस्त मैथमेटिक्स होगा फिर आपने पढ़ा हुआ। या मेरा वैसे ज्यादा बैकग्राउंड मैथ में ही है, फिजिक्स मैंने लेट ही स्टार्ट किया है।
लेकिन अब मेरा मतलब फिजिक्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, सो आई वांट टू डू मोर मैथमेटिकल फिजिक्स टाइप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे स्ट्रॉन्ग मैथ बैकग्राउंड भी हो तो अब फिर फिजिक्स की तरफ भी इंशाल्लाह चलें, डॉक्टर लगूंगी। रेहाना आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सॉरी मुझे ज्वाइन करते करते लेट हो गया, तो सॉरी। नहीं नहीं, मैं समझा, मैंने रिमाइंडर भी भेज दिया। मैंने कहा कहीं आप वो डेट, क्योंकि हमने थोड़ी चेंज की थी, जाहिर सी बात है आप भी मसरूफ होती हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। नहीं, मुझे याद था, बस वो 5 मिनट थोड़े लेट हो गए, वो अर्जेंट मीटिंग आ गई, फिर मैंने जैसे ही खत्म हुई है वो नेट वगैरह करते करते लेट हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और हम भी यहाँ अब चूंकि कम ही हैं पार्टिसिपेंट्स, तो लेकिन हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो हम बना रहे हैं, और वो इंशाल्लाह लोग देख भी रहे हैं उनको। सो आप बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर करने से चीजें आगे करने से पहले एक बुक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं उसको फ्री डाउनलोड करना चाह रही थी, लेकिन वो हुई नहीं। मैम मुझे बताइएगा, उस हो सकता है मुझे मिल जाए। अक्सर मतलब ढूंढ तो लेते हैं किताबें हम, ऑनलाइन मिल ही जाती हैं। आप बताइएगा नाम। तो ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके देती हूँ। रुकिए, वहां से स्क्रीन शेयर करनी है। सॉरी, ये पंखा चूंकि वो कैबिन के ऊपर वो एग्जॉस्ट नहीं, वो नहीं होता, क्या होता है गोल वाला पंखा, वो लगा हुआ है। नहीं, तो आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मैम, हमें नहीं नॉइज आ रहा। सही है। रुकिए। तो यहाँ पे ना लास्ट लेक्चर में बात हुई थी उनकी कि ये जो रिची टेंसर, रिमांड टेंसर हैं, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं फिजिकली। मैंने आज सुबह ही ये मुझे बुक मिली, मैं नेट वगैरह पे सर्च करती रही, तो इतना अच्छा मुझे नहीं मटेरियल मिल सका जितना मुझे इस बुक में मिला, लेकिन मैं उसको ज्यादा टाइम के लिए रीड नहीं कर पाई। अगर कोई अगर आप फिजिक्स वगैरह समझना चाह रहे हैं तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इस बुक को देखें। ये शायद नाम भी कहीं आ रहा होगा, मैं आपको मैम पीडीएफ। अंडरस्टैंडिंग रिलेटिविटी शायद कुछ नाम है इसका, जो ऊपर बार पे नजर आ रहा है। माई विला लाइब्रेरी, यहाँ से देखिए, ये 9.1 आर्टिकल है। ये सारा आपको डिस्क्राइब करेगा, ये रिमांड टेंसर, रिची टेंसर, पैरेलल ट्रांसपोर्ट के आपके पास 256 कंपोनेंट्स होते हैं, फिर वो क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ये चीज आ रही थी, ये जो मुझे मिली। रिची टेंसर चेंज इन वॉल्यूम को डिस्क्राइब करता है। एक्चुअली वाइल्ड टेंसर ना डिमांड टेंसर से ही आगे बनता है, तो ये चेंज इन शेप को करता है। अगर आप फ्लैट स्पेस टाइम में देखें तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जो रिची टेंसर है, एक्चुअली ये डायग्राम में बता रहे थे कि ये देखिए, ये एक फ्लैट मीट्रिक है ना, हम्म। उसमें आपके पास पैरेलल ट्रांसपोर्ट अगर आप करते हैं एक वेक्टर को, एक्चुअली डिमांड टेंसर यहाँ से बनता है कि, सॉरी इसमें मेरा ख्याल है इस पे पेन नहीं लिखेगा, जी जी, ये तो क्योंकि जब ब्राउजर। अ, अब यहाँ देखिए, जब कर्व स्पेस टाइम है, जियोडेसिस जब होती है ना, तो उनमें वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि कर्व स्पेस टाइम है। फ्लैट देखिए, फ्लैट में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ये, क्योंकि कर्व्ड आप स्पेस टाइम में है तो वॉल्यूम चेंज होता है एज, यानी कि जियोडेसिस जो होती हैं, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एक पार्टिकल कवर करता है, वो डाइवर्स भी कर सकती हैं, वो कन्वर्ज भी कर सकती हैं। तो वॉल्यूम चेंज अकर्स इन अ कर्व्ड स्पेस टाइम, तो वो जितना वॉल्यूम चेंज होता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिची टेंसर। इसको अगर आप जितना मैंने अभी थोड़ी देर में पढ़ के ना, मुझे इतना समझ आया था। अगर आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो मेरे साथ भी इसको देखिएगा कि ये किस तरह हो रहा है। यहाँ से एक्चुअली ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि ये जो कर्वेचर्स हैं, जब हम स्पेस टाइम में बात करते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, ये जीरो भी होते हैं। जीरो का मतलब है कि यू आर इन अ फ्लैट मेट्रिक। एक्चुअली ये सिलेंडर है, सिलेंडर इंट्रिंसिकली फ्लैट होता है। कोई ये एक्चुअली इसका ताल्लुक उससे है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर रिलेटिविटी और एनीथिंग। एंड आप ये जो है मुशाहिद या फातिमा, आप बता सकते हैं इंट्रिंसिकली फ्लैट का क्या मतलब है इसमें। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं। मतलब मेरा आइडिया ये है कि एक्सट्रिंसिक कर्वेचर कर्वेचर जो है वो रिलेटेड टू उसकी एम्बेडिंग इन थ्री स्पेस। सो अगर इफ आई एम अ स्मॉल बीइंग ऑन
the cylinder. I can't tell that it's like embedded in this way. तो मेरे लिए ये फ्लैट ही होगा. हाँ, एग्जैक्टली। अब यहाँ देखिए कि आपको ना इंट्रिंसिक फ्लैट का इस तरह भी आप समझ सकते हैं, आपकी बात ठीक है। एक्सट्रिंसिकली आपको ये कर्व नजर आता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं मीन कर्वेचर और गाउसियन कर्वेचर का। अब एक्चुअली इतना इसमें ये शॉम सीरीज में एक बुक है जहाँ नॉर्मल कर्वेचर का टॉपिक आता है। तो देयर इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो कि कर्वेचर में बनती है। यहाँ आप लिखा नहीं जा सकता। अ, उससे क्या होता है कि यू गेट टू रूट्स। तो आप मीन कर्वेचर, आपको पता है कि दो रूट्स का जो मीन है और एक गाउसियन कर्वेचर है। अब दो रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई बग यहाँ पे ट्रेवल करता है तो उसको दो पास मिल सकते हैं। या तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है जैसे ये, ठीक है, या तो वो इस तरह एक सर्कल में इस सिलेंडर पे ट्रेवल कर सकता है। अब आपके पास गाउसियन कर्वेचर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर जीरो है तो वो जो गाउसियन कर्वेचर इसमें आ रहा होता है सिलेंडर में, वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए फिर आपके पास जो क्या है, ये जो सिलेंडर है इंट्रिंसिकली फ्लैट है। अच्छा, इसमें आर ग्रेटर देन जीरो है, ये स्फेरिकल ज्योमेट्री में होता है। और ये हाँ, एक मिनट, ये क्या है, सैडल शेप्ड है ये वाली, इसमें आर लेस देन जीरो है। जो सेल, अगर आप सफियर का कैलकुलेट करें तो दैट्स 1/8। इसमें जो कर्व लाइंस जो जियोडेसिस आती हैं ना, ये कन्वर्ज करती हैं। अगर आप इसको भी देखें, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो ये यहाँ जाके, अगर आप ग्लोब की भी एग्जांपल देखें ना, तो जियोडेसिस वहां पे कन्वर्ज कर रही होती हैं। यहाँ अगर आप देखें तो जो जो जियोडेसिस हैं दे आर डाइवर्जिंग। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मजीद अगर आप डिटेल देखना चाहें तो आप डिटेल भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये फिर हमने आइंस्टाइन टेंसर की बात की थी। तो आइंस्टाइन टेंसर के जो 16 कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन हैव दिस फ्रॉम हियर। ये उसकी हमने बात की थी। चलिए मैं एक बुक ही खोल लेती हूँ, एक मिनट। तो, मैं एक्चुअली यहाँ मैंने इसी तरह मैं रीड कर रही थी तो वो चीज मुझे मिली, उसके बाद वो अभी मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन ये फिजिक्स वालों के लिए काफी अच्छी बुक है, हम तो मैथ वाले इक्वेशंस पे ही लगे रहते हैं। एक्चुअली मैं समझाना चाह रही थी कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि जो कर्वेचर है दैट्स, मतलब कि जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है, दे आर रिलेटिंग कर्वेचर टू द मैटर, ठीक है। तो एक तरफ आपका स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर था और एक तरफ आपका कर्वेचर था। तो हमने कर्वेचर के लिए रिची टेंसर का इस्तेमाल किया, हमने उसके लिए रिमान टेंसर का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे वो बुक में एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने रिमान टेंसर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वहां तो जो बुक हमने देखी थी तो वहां उसने कहा कि दिस इज डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ ये बुक वाला कह रहा था कि चूंकि आपके पास टी म्यू न्यू है ना, इट्स अ सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर है, तो इट मस्ट हैव 16 कंपोनेंट्स। लेकिन जब आप स्ट्रेस एनर्जी जो रिमांड टेंसर है उसके 256 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये तो बैलेंस नहीं रहती। तो यू नीड समथिंग जिसके भी 16 कंपोनेंट्स हों, ठीक है। इफ यू आर इन अ 4 डायमेंशनल, तो उसके लिए फिर आपको रिजिड टेंसर का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने कहा ये थोड़ी कम करती हूँ इसकी शेयरिंग। ओके, अब मुझे एक मिनट समझ नहीं आ रही, स्टॉप शेयर।
एक्चुअली मैं आप लोगों को ना ब्लैक होल सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाह रही थी। हमने चूंकि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस पढ़ ली हैं, तो मैं आप लोगों को कह रही थी, चाह रही थी कि आप लोग एक दफा ये भी देख लें कि हाउ डू यू सॉल्व दिस इक्वेशंस। एक थोड़ा बुक से देख लेते हैं, एक दो मैं आपको रिसर्च पेपर्स दिखा देती हूँ। उसके बाद एक दो और चीजें करके इस सेशंस को कंक्लूड करेंगे। रुके, मैं एक्चुअली कुछ और करना चाह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्यों नहीं रहा। मैम, हम्म, आप क्या शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं? जी एक्चुअली मैं चीज ढूंढ भी रही थी, लेकिन वो क्योंकि एक्चुअली जब ये जो स्क्रीन टैबलेट है शेयरिंग ना तो ये, आपके बॉटम में होगा, ये शेयर का आइकन ना। ये नहीं एक्चुअली वो तो मुझे समझ आ गई। ये जो टैबलेट है ना, ये एज जब पीडीएफ को ना माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलें तब काम करती है। तो मैं और एक्चुअली वही माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलना चाह रही थी। मेरी एक्चुअली मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। तो उसने मुझे तो कहा कि जब तक, इसमें अच्छा कोई ऑप्शन होगा कि ओपन विद, या आप ऐसा, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टैबलेट्स के अंदर कि अच्छा उसमें या तो ओपन विद का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे। ठीक ठीक, मैं जो पहले मैंने ढूंढ लिया है। एक्चुअली मेरी एक और फ्रेंड की थी, तो उसकी जरा यूजर फ्रेंडली थी, वो सिंपल पेंट में जाना होता था तो वहां से वो खुल जाती थी। हाँ खुल गई। तो मेरा ख्याल है इन टैबलेट्स की भी अपनी कोई सेटिंग्स हैं। जी जी, अब तो इतने वर्जन्स आ गए ना, एंड्रॉयड और है और। देखो, अच्छा इसमें अच्छा ये सिंपल सी एग्जांपल है। करते क्या है आप? अच्छा मैं एक और बुक भी आपको शेयर करूंगी। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन इज अ वेरी काफी सॉल्यूशंस ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। स्टेफनी की बुक थी, काइंड ऑफ अ कैटलॉग ऑफ द सॉल्यूशन। 2012 या 13 में आई थी। कि जितनी भी उस वक्त तक उनको मिले थे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, तो उन्होंने छोटा छोटा उनके बारे में डिटेल में लिखी हुई थी। जस्ट द एजम्पशंस और उसके नीचे सॉल्यूशन। वास्ट टॉपिक इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री कहाँ गया। एक ये रही आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। एक तरफ आपकी ज्योमेट्री है, यू कैन हैव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, यू कैन वर्क इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देन देयर इज अ मैटर, आप डस्ट पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। यू कैन हैव परफेक्ट फ्लूइड, यू कैन हैव स्केलर्स, स्केलर टेंसर थ्योरीज होती हैं। तो आप assumptions लेते जाते हैं एंड यू गेट योर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में भी क्योंकि आप लोग फिजिक्स के हैं, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द फिजिकली पॉसिबल सॉल्यूशन। हम तो मैथ्स वाले कहते हैं अच्छा ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। फिजिक्स वाला देखेगा कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं, फिर बाद में हम उनकी फिजिक्स की तरफ जाते हैं। तो उसमें वो कोई 12 या 1300 पेजेस की बुक थी उस वक्त, 2012-13 में। उसके बाद तो मैंने वो दोबारा उस पर ज्यादा देखा नहीं। सिंपल वो कैटलॉग है कि ये एग्जाम्पशंस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। तो जब हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लिखी बताई गई है कि कभी आप करते क्या है कि आप ज्योमेट्री अज्यूम कर लेते हैं, कभी आप ये स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर अज्यूम कर लेते हैं कि आपने परफेक्ट फ्लूइड में काम करना है, तो फिर आप कहते हैं जी सिलेंड्रिकल में कर लें, स्फेरिकल में कर लें। लेकिन ये आसान नहीं होता। आसान इसलिए नहीं है कि इफ यू आर इन अ 4 डायमेंशनल स्पेस, आपके पास 10 इक्वेशंस, 10 कपल्ड इक्वेशंस बनती हैं। तो यू गो फॉर द अजम्पशंस, यानी कि कोई भी ऐसी, अगर आप इक्वेश उसमें देखें, कोई भी ऐसी इक्वेशन सोल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे जहां उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई अजम्पशंस ना लगाई हो। हर उसमें कोई ना कोई अजम्पशंस होती हैं ताकि ये सॉल्व हो, वरना ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे मैंने एक अगर आपने कभी देखने हो, रिची कॉलिनेशंस हैं, मैटर कॉलिने, एक्चुअली ये डिफरेंट मैटर कॉलिनेशंस हैं। आप करते क्या है कि आप आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस लेते हैं, यू गो टू देयर सॉल्यूशंस, फिर उनकी सिमिट्रीज वगैरह डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इसमें रिसर्च की थी, मैं तो पागल हो गई थी कि मैंने कहा बस मुझे इस तरह की आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस पे काम नहीं करना। लेकिन ये काम करते हैं। खालिद सैफुल्लाह के अगर आप पेपर्स देखें, और उनके साथ उनके जो कोलैबोरेटर्स थे, अभी भी इन सिमिट्रीज पे काम हो रहा है, इन कॉलिनेशंस पे। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो देख सकता है। मैं यहाँ यहाँ से देखिए कि एक्चुअली ये जो है, इसने ना काफी लंबी चौड़ी बहस की हुई है कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस में कैसे निकलेंगे। अब ये बहस मुझे लगता है कि इररेलेवेंट है, ये जो इसने सारा यहाँ से काम किया हुआ है। यू हैव अ सॉफ्टवेयर, आप उसमें अपना मीट्रिक डालते हैं,
उसके बाद उसको कोड से लाते हैं, आपके पास कोडिंग है। सर कैन यू वेट फॉर 10 मिनट्स? जी जी मैम, वेट कर लेते हैं हम लोग। चलें, जब तक मैडम आती हैं मैं फातिमा आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि मतलब मैं ये जानना चाहा था कि ये आपने टेंसर्स वगैरह पढ़े होंगे वहाँ पे। जी मैंने एक क्लास ली थी स्पेशल रिलेटिविटी की जो थी, और एंड पे उन्होंने एक्सेलरेशन और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस नहीं, कराया था आई मीन लाइक फॉल्ट कि शेप आपको वगैरह। पता है ना कि जैसे टेंसर्स मतलब एज ओरिजिनली तो ये मैथ्स का एक है ना सब्जेक्ट। हम्म। तो आपने आप मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट में थी ना। जी जी, मेरा और डबल मेजर था बट या। तो मतलब जैसे वहाँ तो मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बड़ा मतलब आपने सब्जेक्ट्स क्या जैसे एल्जेब्राइक टोपोलॉजी शायद पढ़ा हो, एल्जेब्राइक ज्योमेट्री, मतलब एडवांस सब्जेक्ट्स भी होंगे वहाँ तो बहुत, जिसे हम मैंने प्योर जी मैथमेटिक्स कहते हैं। जी जी, अलजेब्रिक टोपोलॉजी मैंने लिया था। टेंसर्स मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री की ऐसा इतनी क्लासेस वगैरह नहीं ली। मतलब मैंने आपकी एक चॉइस ली। थी तो आपने मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री इतना नहीं ऑप्ट किया। जी जी। और मतलब आपने फिर मतलब जैसे फाइनल ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, थोड़ा मुझे ताकि अंदाजा हो कि एडवांस मतलब क्या वहाँ होता है। और असल में मेरा थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन थी, क्योंकि पहले मैं मतलब फर्स्ट 3 इयर्स के लिए मैं मोस्टली मैथ्स पढ़ रही थी। फिर मैंने फिजिक्स सेकंड मेजर के तौर पे ऐड किया था। तो फाइनल ईयर में मेरी ज्यादातर क्लासेस फिजिक्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अच्छा अच्छा, कंप्लीट कर रही थी। चलें उसमें बता देते लेकिन हैं मतलब फर्स्ट मैथ्स थ्री में इयर्स में एडवांस सब्जेक्ट्स जैसे एल्जेब्राइक टोपोलॉजी आप कह रही हैं कि आपने एक पढ़ा हुआ है कोर्स। जी, सो मेरे मैथ्स के कोर्सेज में मैंने रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा हुआ है। अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, यानी वो फिर रिंग थ्योरी, गैलोड थ्योरी वगैरह आ जाती है उसमें। अलजेब्रिक टोपोलॉजी, और एक मैंने जियोमेट्री का कोर्स भी लिया था, लेकिन सिर्फ एक ही, जियोमेट्री ऑफ कर्व्स एंड सर्फेसेस। हम्म। उसके अलावा स्टैट, प्रोबेबिलिटी। और नंबर थ्योरी किया था। मैंने ऐसा नंबर थ्योरी इतना नहीं किया ना। सही सही सही। या ठीक। वैसे कोर्सेज यानी कि या आपको काफी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप क्या कोर्सेज लेना चाहते हैं। तो कुछ बच्चे यानी कॉम्बिनेटोरिक्स, नंबर थ्योरी के ज्यादा जो इंटरेस्ट इनका हो उसमें ज्यादा, लेकिन या दीज वर द कोर्सेज आई फील। हाँ मतलब स्ट्रीम्स वहाँ अवेलेबल होती हैं कि ज्योमेट्री की साइड पे भी जा सकते हैं, और ये जैसे आपने कहा जी। कॉम्बिनेटोरिक्स नंबर थ्योरी ये साइड भी है। और फिर एक ये जैसे हम्म एनालिसिस साइड है कि आप रियल एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस। जी ऐसे। सो हाँ, ये बेसिकली इसकी जो अंडरलाइंग है जनरल रिलेटिविटी के जो मैथमेटिक्स है, जैसे मैडम भी बार बार जिक्र करी है, तो मैम भी बेसिकली मैथ्स की ही हैं। तो हम्म डिफरेंशियल ज्योमेट्री बेसिकली जो सब्जेक्ट है, और टेंसर्स जो हैं वो बेसिकली मैथ्स का एक कंसेप्ट है इन द सेंस कि मतलब जैसे वेक्टर स्पेस होती है, आप लीनियर अलजेब्रा जी। में वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, तो उसी तरह टेंसर्स भी जो हैं अब आई डोंट नो फील्ड बनाते हैं या वेक्टर स्पेस, मतलब वेक्टर स्पेस तो बनाते ही होंगे। उनका मतलब स्ट्रक्चर वाइज जैसे हम रिंग्स एंड फील्ड्स में पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर, कि वो या क्या क्या, तो टेंसर भी मतलब एक प्रॉपर मैथमेटिकल उसका फील्ड है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जैसे वेक्टर स्पेस एक स्ट्रक्चर है या ग्रुप एक स्ट्रक्चर है। तो मतलब वो टेंसर अलजेब्रा सारा, और इसको मतलब यही आइंस्टाइन की के कोलैबोरेटर्स बहुत अच्छे थे कि मतलब ये आइंस्टाइन के कोलैबोरेटर्स का आइडिया था कि मैथमेटिक्स में एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जो तुम्हारी थ्योरी को एक मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए सूटेबल है। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक हो जाता है कि अब टेंसर्स को जब फिजिक्स वाले चूंकि ज्यादा यूज करते हैं तो वो फिर बहुत डिटेल में उसकी प्योर मैथमेटिक्स में नहीं जाते। बट ये है कि उस तरह से पढ़ना चाहिए, मतलब टेंसर अलजेब्रा जो है जिस तरह वेक्टर अलजेब्रा है, मतलब टेंसर्स एक ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैट्रिसेस हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो मतलब उनका जब डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल आ जाता है तो डिटर्मिनेंट की अपनी बड़ी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज हैं। जी। या मैंने एक डिफरेंशियल फॉर्म से एक कोर्स था वो भी स्टार्ट किया था फाइनल ईयर में, विच
वो मतलब आई थिंक टेंसर्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ों के बारे में भी था। जी जी जी, ये बट फिर आपने बड़ा मेरी अच्छा जिक्र किया। बिल्कुल, एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म्स जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। मतलब वो इन सब का आप कह लें कि ब्रॉडर वो है। तो आपने वो स्टार्ट किया, फिर कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, मेरी क्योंकि फिर बाकी रिक्वायर्ड जो क्लासेस थी वो काफी ज्यादा थी, मुझे वैसे ही 6 क्लासेस लेनी थी, फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो तो लेकिन मैंने, फिजिक्स के क्या आपने कोर्सेज लिए? या फिजिक्स में भी लेट्स सी, रिलेटिविटी मैंने सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी का एक कोर्स लिया था। वैसे हमारी यानी जनरल रिलेटिविटी का ग्रेजुएट कोर्स है जो आप ले सकते हैं। नहीं, उसके आप अलावा मैंने, फाइनल ईयर में आपने फिजिक्स के कोर्सेज? फिर मैंने क्वांटम के 3 कोर्सेज लिए थे, क्वांटम 1 2 3। तो जो थर्ड वाला है उसमें यानी कि परटर्बेशन थियरी वगैरह का काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन एटम की यानी काफी ज्यादा डिटेल्स यानी फुल जो है। उसके अलावा आई टुक लाइक अ कॉस्मोलॉजी कोर्स। वैसे मेरे एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, सो आई टुक लाइक एस्ट्रोनॉमी लैब क्लासेस। तो हमारी मतलब ऑब्जर्वेटोरी है कैंपस के पास, तो वहाँ पे लैब्स वगैरह होती थी। या अच्छा, क्वांटम सो मैकेनिक्स का आपने काफी मतलब कोर्सेज, मतलब 3 कोर्सेज तो मैं समझता हूँ कि कंप्लीट वो हो गया ना जो स्ट्रीम या है। ऐसे, या जी तीन जी। कोर्सेज तो काफी सफिशिएंट है। हम्म। नहीं, आपकी अच्छी ग्राउंडिंग है, मतलब मैथ्स की भी है, फिजिक्स की भी है, तो आगे आप मास्टर्स भी पैरामीटर से कर रही हैं। इनफैक्ट हमारी जब ये स्ट्रिंग थ्योरी वाली वर्कशॉप स्टार्ट होगी तो उसमें जो डॉक्टर तिब्रा हैं, वो बेसिकली पैरामीटर के हैं, इन द सेंस कि जो पैरामीटर का बहुत मशहूर मास्टर्स प्रोग्राम है, तो वो उसके मतलब पाइनियर्स में हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब वो उनके उस कोर्स को डिज़ाइन करने में उनका काफ़ी किरदार है। या आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मतलब क्यूएफटी वगैरह और इस तरह के कोर्सेज मैंने कोई भी नहीं लिए है अभी तक। सो लेकिन नेक्स्ट ईयर वहां पे यानी कि वो सारे यानी कोर कोर्सेज भी वो हैं वापस लेने पड़ेंगे जो क्लासिकल क्वांटम वगैरह। लेकिन उसके बाद यानी क्यूएफटी और electives भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और इनकी जो मतलब एक्चुअली जो चीज़ है ना सारी, कि ये क्वांटम फील्ड है, इनके बैकग्राउंड पे मैथमेटिक्स ही है। तो बहरहाल अभी हम्म। मैडम आ गई हैं, सो हम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मुझे एक बात सुनने जाना पड़ गया था। नहीं नहीं मैम, कोई बात नहीं, ऑफिस में जाहिर सी बात है, वो मसरूफियत होती है। सो मैम, एक्चुअली बिल्कुल हम ये बात कर रहे थे कि ये अब सारी कैलकुलेशन अब इतना फायदा है नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर प्रोग्राम से कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं आपको एक्चुअली ये कार्टन अप्रोच है। अगर आप देखना चाहें, कार्टन अप्रोच ऑफ कैलकुलेट आइंस्टाइन फील्ड थ्योरी है। ये एक्चुअली काफी अरसा पहले ना मैंने एक रिसर्च पे स्टूडेंट का काम देखा था। तो उससे कैलकुलेशन इस तरीके से की थी। इनको फिर आगे लेके किसी और डायरेक्शन में चलना होता है, लेकिन ये कहीं यूज होती है, ये इतना मुझे पता है। अच्छा, ये देखें, यहाँ से ये आइंस आप कैलकुलेट करते हैं ये आए रीमान टेंसर आ जाते हैं, रिची टेंसर पे ये कैलकुलेशंस आ जाती हैं। ये सारी वैसे फजूल सी हैं। अच्छा, यहाँ भी ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे देखिए कि आपने वहाँ ज्योमेट्री अज्यूम कर ली कि आप इस मीट्रिक टेंसर पे काम कर रहे हैं। फिर आपने अज्यूम कर लिया कि आपके पास एक्चुअली आई गेस डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो उसके लिए आपने स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर कैलकुलेट, ये आपको ना जैसे लिटरेचर में मिल जाते हैं कि उसके लिए क्या है, डस्ट के लिए क्या है, परफेक्ट फ्लूइड के लिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आपने डालना है तो उसके लिए क्या है, ये लिटरेचर में मिल जाते हैं। तो आपने करना क्या होता है कि यहाँ ज्यादा काम होता है, यहाँ पे ये, सॉरी, इस एक्चुअली अगर आपकी ज्योमेट्री सिंप्लीफाइड है तो ये आराम से आइंस्टाइन टेंसर निकल आता है। लेकिन अगर आपकी, जैसे मेरे कुछ रिसर्च के काम थे, कोई कभी आधा घंटा मैथमेटिका चलता था, कभी 40 मिनट्स, तब जाके मुझे आइंस्टाइन टेंसर देता था। डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशंस में कम्प्लेक्सिटी कितनी है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, एक ये इक्वेशन इसने बना ली जैसे आपने किया, तो एक ये आपके पास इक्वेशन आ रही है। अच्छा, अब आगे जितनी भी, जब आपके पास इक्वेशंस बन जाती हैं ना, तो आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशंस होती हैं कि आपने अपना सिंप्लीफिकेशन या अजम्पशंस अबाउट योर मॉडल,
अब यहाँ से देखिए, इसने आर, मेरा ख्याल है आर उसके लिए था, इट्स नॉट रिची टेंसर, ये इसने मीट्रिक कंपोनेंट में से कोई चीज थी। अब इसने क्या किया है कि अब यहाँ पे देखिए कि ए और बी आगे आगे जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी की सारी ए और बी फाइंड करने के लिए होंगी। दैट्स हाउ यू सॉल्व द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। यहाँ से देखिए, अभी भी इसकी सॉल्व नहीं हुई, लेकिन ये सिंपल आपको आइडिया देता है कि अगर आपने इस फील्ड में रिसर्च करनी है तो रिसर्च फिर किस तरह की जाती है, अजम्पशंस ली जाती हैं। एक्चुअली मैं रुकिए, मैं आपको वो दिखाती हूँ, शॉर्टशीट मेट्रिक। ये मैं आपको कह रही थी, ये डस्ट पार्टिकल का है, स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ये परफेक्ट फ्लूइड का है, दिस वन। यहाँ पे रो है, और आपके आई गेस जो प्रेशर सेम होता है, आई गेस उसको आइसोट्रोपिक प्रेशर कहते हैं फिजिक्स में। जिस जी मेरे इफ ख्याल से आइसोट्रॉपिक ही, हाँ। आइसोट्रोपिक प्रेशर होता है। अ, अच्छा, इसमें देखिए कि वेरिएशन काम में किस तरह आती है। अ, आपने ये तीनों डायरेक्शंस में सेम आ जाता है प्रेशर। आप ये इस तरह भी अज्यूम कर सकते हैं, आप ज्योमेट्री वही रखें, आप कहते हैं कि ये तीनों प्रेशर्स डिफरेंट है। इस तरह के लोगों ने भी काम किए हुए हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे रिसर्च स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई पी एक्स पी वाई पी जेड ले लेता है, या पी आर पी थीटा पी फाई ले लिया, या ये दो प्रेशर सेम किए, इसको डिफरेंट कर दिया, तो यहाँ से आपकी कम्प्लेक्सिटी या वेरिएशन आना शुरू हो जाती है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस के अंदर। कॉस्मोलॉजी किसी ने पढ़ी हुई है आप दोनों में से, या किसी और ने? या ये वाला मैट्रिक देखा है। हाँ, ये आपके पास आर डब्ल्यू एफ आर डब्ल्यू है, लेकिन ये उसकी एक और एक्सटेंशन है, रॉबर्टसन वॉकर मेट्रिक। ये मेट्रिक उसका है कॉस्मोलॉजी का। ये एक्चुअली इस बुक में चैप्टर भी है, लेकिन इसमें फिर हम ये आपके पास एक्सपेंशन पैरामीटर होता है। मुझे ये मैंने पिछले सेमेस्टर में कॉस्मोलॉजी पढ़ाई थी। अ, हाँ, ये है ना, फ्रीडमैन इक्वेशंस आती हैं। आपके पास जब आप कॉस्मोलॉजी में होते हैं, दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, ये है आपके पास। ये इधर आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से ही आती हैं, सॉरी। एक ये है और एक ये है, देन यू हैव टू फाइंड ए। ये आपके पास फ्रीडमैन इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, सबसे आसान जो आसान, सबसे आसान तो नहीं, एक इजी जो अजम्पशन होती है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो ये होती है कि आप अज्यूम कर लें कि वैक्यूम है। उससे ये होता है कि जितने भी आप नीचे टेंसर के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं वो जीरो के इक्वल आते जाते हैं, तो थोड़ा आपके लिए काम आसान हो जाता है। यहाँ पे ये श्वार्ट्ज़ सोल्यूशन, एक्चुअली ये दिस इज अ ब्लैक होल सोल्यूशन। वही आपने अज्यूम किया कि आपके पास दिस इज जीरो, वही वैक्यूम है, तो ये भी जीरो आ गया। उसके बाद आपने एजम्पशन लेते हैं कि आपके पास जो मीट्रिक है वो इस फॉर्म का है। ये भी इस तरह की एजम्पशन होती है, कभी आप रोटेटिंग ले लेते हैं, कभी आप देखें देयर इज नो नॉन डायगोनल टर्म। अब इसमें क्या है कि अब आपके पास, अगर आप इसको जरा ये वाला फॉर्म ले लेते हैं, दिस वन। अब आगे की जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी की सारी ए और बी कैलकुलेट करने के लिए होंगी। यहाँ से, अच्छा, इसने अप्रोच इसने वही यूज की है, लेकिन वही अज्यूम किया कि आपके पास एक ये इक्वेशन आ जाती है, आर टी आर जीरो जीरो वाली, एक ये इक्वेशन आ गई, आर वन वन, फिर आर टू टू वाली, और आर थ्री थ्री वाली, क्योंकि आपने सारा कुछ जीरो किया हुआ है। अब देखिए ये सारी इन चीजों को फिर आपने देखना होता है, इन इक्वेशंस को देखने में बड़ी आसान लगती हैं कि आपके पास ओडीज ही बन रही हैं, लेकिन फिर क्योंकि वो कपल्ड सिस्टम आता जाता है, फिर वहां से फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इसने क्या किया हुआ है कि क्योंकि वैक्यूम सॉल्यूशंस था, तो ये वाली साइड जीरो हो गई, फिर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, फिर इसका आगे जितने भी हैं वो आगे assumptions हैं, सिंप्लीफिकेशंस हैं, और मतलब कि आपने सारा कुछ करना है टू फाइंड योर अननोन्स इन योर मेट्रिक, जैसे जैसे कि यहाँ पे ये होती है, ये
अब ये जब इसने ए और बी कैलकुलेट किए तो ए इज दिस एंड बी इज दिस इज अ श्वार्ट्ज़शील्ड मीट्रिक। फिर अच्छा, पहले इसके मीट्रिक बन गया था, ये जो सोल्यूशन है ये मेरा ख्याल है 1915 में, अगर आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस आई थी तो 1916 में ये सोल्यूशन आ गया था। लेकिन इसको ब्लैक होल सोल्यूशन बाद में, इसको जब थोड़ी बहुत और रिसर्च की गई तो तब इसको ब्लैक होल सोल्यूशन की पता चला कि दिस डिस्क्राइब्स अ ब्लैक होल। डज एनीवन हैव आइडिया अबाउट ब्लैक होल्स? थोड़ा बहुत यस। मुशाहिद, कोई आप डिटेल बताना यस। डिटेल तो खैर बहुत सारे, लेकिन लाइक ये है कि जो उसकी ब्लैक होल की जो हम रेडियस फाइंड करते हैं उसमें हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आता है वो ये होता है कि जो स्केप वेलोसिटी, लेट सपोज हमारे पास जिस तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का एक स्केप वेलोसिटी होता है, उसी तरह हम बहुत सिंपल इक्वेशन से फाइंड करते हैं ब्लैक होल का स्केप वेलोसिटी। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा निकल के आता है। तो उस सो दैट सजेस्ट इवन लाइट कैन नॉट escape it, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली ये ओके, ये एग्जैक्टली यही बात है। ये जो हम आसान जबान में पढ़ाते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इतना एक रीजन है जहाँ पे ब्लैक, एक मिनट, ये नीचे कैसे जाएगा, जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट पार्टिकल भी वहां से नहीं निकल सकता, जिसको फिर हम ब्लैक होल कहते हैं। ये जो अभी आपने बात की ना, ये लिखी, एक मिनट, हाँ, मैं एक्चुअली बुक दिखाना चाह रही थी जहाँ पे इसमें से रिलेटेड ना आपको डिटेल कैलकुलेशन भी मिल जाती है, जहाँ से ये एस्केप वेलोसिटी का रिलेशनशिप आपने बता रहे थे ये निकल आता है। मेरे पास एक बुक थी, चले मैं उसको ना देख के आपको भेज दूंगी। ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी, थर्मोडायनामिक्स, देख लूंगी। अ, ब्लैक होल ये जो, थर्मोडायनामिक्स की किताब है? नहीं नहीं, वो है एक ब्लैक होल लेबोरेटरी फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका टाइटल है। तो उसके अच्छा। पहला चैप्टर है ना, उसमें ये कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। ये जो अभी हमने देखी है, ये जो सोल्यूशन अभी शॉर्टशीट, मेरा ख्याल है आप लोगों को स्क्रीन तो नजर हट गई होगी। नहीं, इससे स्क्रीन कैसे नजर आ रही है पता मैम आपकी। इससे कैसे पता चलता है कि ये ब्लैक होल सोल्यूशन है? मुझे ये है कि जो डिनोम इफ आर इक्वल्स टू एम, तो फिर वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो सम सॉर्ट ऑफ होराइजन। नहीं, अच्छा, यू लुक फॉर सिंगुलैरिटी। अब एक आपने बात की आर इक्वल टू 2m, वहां पे एक सिंगुलैरिटी है, देर इज अनदर सिंगुलैरिटी। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, इसमें कोई और आर सिंगुलैरिटी, इक्वल जीरो पे आर इक्वल टू 0 पे। सो यू हैव काइंड ऑफ टू केस, लेकिन सिंगुलैरिटी आपके सिस्टम में एक ही होती है। रुकिए, ये बुक में दिखाना चाह रही थी। तो हाउ डू यू सी कि कौन सी सिंगुलैरिटी है जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए, या आपके जो कॉरिस्पॉन्ड करेगी ब्लैक होल्स को, आर इक्वल्स टू 2m वाली करेगी या आर इक्वल्स 0 वाली करेगी? आपके क्या ख्याल में कौन सी होनी चाहिए? आर इक्वल टू जीरो वाले सिंगुलरिटीज हमारे पास और भी इक्वेशंस में आ जाते हैं ना फिजिक्स के, तो हम किसी ना किसी तरह उनको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, आई ये थिंक सिर्फ आर इक्वल्स टू एम जो है वो प्रॉब्ली कोई होराइजन टाइप डिस्टेंस होगा। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ सिंगुलैरिटी प्रॉब्ली आर इक्वल जीरो पर ही। हाँ, अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहाँ पे ये हुआ हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वो डिस्कस करता है स्केप वेलोसिटी को, फिर उसको न्यूटोनियन ग्रेविटी से रिलेट करता है, अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही हो। जी जी मैम, आ रही नजर। यहाँ से वो स्केप वेलोसिटीज की वो आता है।
ये भी अच्छी बुक है, लेकिन ये बुक ना ज्यादा उसके लिए है जिसकी ना जो रिसर्च बेस्ड हो, उस वैसे या जिसका बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, तो ये बुक ना उनके लिए अच्छी है। ये मेरे पास हार्ड फॉर्म में भी थी, अगर आप देखना चाहें। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, आपको लगा होगा कहीं शायद मैं एक मैम मैं यही कहने वाला था कि 5 लेक्चर 4 लेक्चर्स में आप हमें 5 जो है ना वो लिटरेचर रिव्यू के वो बता चुकी हैं किताबें। मुझे ये होता है कि अगर मुझे एक लाइन एक बुक से समझ नहीं आती, आई लुक फॉर अनदर बुक। मैं किताबें पढ़ने की, वैसे भी मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक है, तो मैं देख लेती हूँ किताबें। ऑनलाइन भी हैं, हार्ड फॉर्म में भी होती हैं। अम, अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सिंगुलैरिटी पे। आपने ना जो एक्चुअल चीज जो आपको बताती है कि विद सिंगुलैरिटी टू की ये चीज है, ये हमने रिमांड टेंसर कैलकुलेट किया था। एक्चुअली दिस इज अ स्केलर टर्म, ठीक है। ये देखिए, ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, तो इस काइंड ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको क्रिचमैन स्केलर कहते हैं। अ, जब आपने देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, यानी कि आपने आर इक्वल टू जीरो वाली रखनी है, आर इक्वल टू टू एम वाली रखनी है, आपने ये स्केलर इनवेरिएंट्स होते हैं जो आपने कैलकुलेट करना होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्रिचमैन स्केलर है, ठीक है। आप रिची स्केलर भी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये भी आपको हाथ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड द कोड और उससे हो जाता है। रिची स्केलर है। फिर ये वाली है, जैसे ये बना हुआ है ना, आर ऑफ ए बी सी डी, आर ऑफ ए बी सी डी, इसी तरह आर ऑफ अल्फा बीटा, रिची टेंसर और रिची टेंसर। यू टेस्ट दीज फॉर, एक और भी था मुझे वो जहन में नहीं आ रहा, यू टेस्ट दीज फॉर सिंगुलैरिटी, इसकी कहाँ पे आपकी सिंगुलैरिटी आ रही होती है, कहाँ पे आपका जो ये चीजें हैं डाइवर्ज कर जाती हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे, जिस आर की वैल्यू पे डाइवर्ज कर जाती हैं, वो आप सिंगुलैरिटी, एक्चुअल सिंगुलैरिटी इन योर सिस्टम होती है। जैसे आपने करिश्चियन स्केलर कैलकुलेट किया, अब यहाँ से देखिए आपके पास दो चीजें आ रही थी, आर इक्वल टू टू एम एंड आर इक्वल टू जीरो। आपके पास ये चीज डाइवर्ज करती है, ये जो स्केलर इनवेरिएंट है ये डाइवर्ज करता है आर इक्वल टू जीरो पे। तो आपके पास जेन्युइन सिंगुलैरिटी, या जिसको ब्लैक होल सिंगुलैरिटी का आप नाम दे सकते हैं, तो आपने आर इक्वल टू जीरो वाली देखनी होती है। ये सिस्टम आपके ब्लैक होल पे भी डिपेंड करता है, आपकी चीजों पे भी। जैसे अगर आपने कर ब्लैक होल, आगे स्टेप बुक में है कर ब्लैक होल, उसकी अगर आप देखें, वो रोटेटिंग है, तो उसकी सिंगुलैरिटी के लिए आपके पास दो कंडीशंस आती हैं। एक, आपके पास आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एक थीटा इक्वल पाई बाय टू। अब इस आर इक्वल टू टू एम का क्या करें, ये जो आ रहा है, हाउ, क्या करें इस आर इक्वल टू टू एम का। ये भी तो I think सिंगुलैरिटी है। जी फातिमा, आप कुछ कह रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेकिंग स्केलर्स क्योंकि वो एक्चुअली इनवेरिएंट है, लेकिन अगर ये सिंगुलैरिटी आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है इट्स ओनली देयर व्हेन वी राइट द मेट्रिक इन दिस फॉर्म, लेकिन अगर हम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ट्रांसफॉर्म करें तो ये सिंगुलैरिटी यहाँ नहीं रहेगी। लाइक दिस इज ओनली एन आर्टिफैक्ट ऑफ द वे वी राइट डाउन द मेट्रिक, सो आई फील लाइक इट्स एग्जैक्टली, फाइन। दैट्स व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी, आर इक्वल टू टू एम। इट्स अबाउट योर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर आप इसमें ये जो टी आर थीटा फाई है, ये आपके पास पार्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इफ यू राइट इन इट अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपके पास रिमूव हो जाती है। लेकिन जब ओके, इसमें आगे थी, इट्स अबाउट योर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एडिक्टिव फिकेस्टाइन कोऑर्डिनेट्स हैं शायद इसमें हो, यू कन्वर्ट योर सिस्टम, क्रूसल कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें अगर आप अपना सिस्टम चेंज करें, तो आर इक्वल टू जीरो वाली सिंगुलैरिटी रह जाती है। जिस भी आप जो आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी या जेन्युइन सिंगुलैरिटी है, तो आप जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाएंगे वो रिमेन रहेगी। लेकिन ये जो है, हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी ना,
ये ये अब यहाँ से देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, जब आप इसमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा इसने रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, ओके, ये रहा, ये ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि कुछ सिंगुलैरिटीज आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से हैं। जब आपने अपने सिस्टम को एडिक्टिव फ्रैंकेनस्टाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया है, तो R=0 वाली रह गई है, लेकिन R=2m वाली खत्म हो गई है। तो दैट्स वाई यहाँ से देखिए, इसने कर्वेचर वर्ड्स में भी लिख दिया है कि कर्वेचर सिंगुलैरिटी है, लेकिन R=2m वाली खत्म हो गई है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद एक और कर्व ब्लैक होल सोल्यूशन है जो मैं आपको बता रही थी। दिस इज अ रोटेटिंग मीट्रिक। ये जो ए है ना, इसमें दैट्स रोटेशन। अगर आप ए को 0 कर दें तो फिर आपके पास वही नॉन रोटेटिंग शॉर्टशिल्ड मीट्रिक बन जाता है। अच्छा, इसमें बहुत से आप ब्लैक होल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। एक और एक्चुअली मैं आपको पेपर दिखाना चाह रही थी अबाउट कि किस तरह आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस ली जाती हैं या फिर उस पर मजीद काम किया जाता है। अम, मैं थोड़ा बहुत सर्च करी थी कि किस तरह ये जो हमने एक्शन पढ़ा है इसको आप रिलेट कर सकते हैं उससे, स्ट्रिंग थ्योरी से। तो एक एक्शन मुझे मिला था, पी से कोई नाम था, मुझे जहन में नहीं आ रहा। उससे फिर आप, पॉल्चिन्स्की होगा मैम। सॉरी, पॉल्चिन्स्की, नहीं, सॉरी पोलियाकोव। हाँ पोलियाकोव, वो था। तो लेकिन उसमें चूंकि वो प्योरली स्ट्रिंग थ्योरी की टर्म्स हैं, तो आई गेस वो फिर आप स्ट्रिंग थ्योरी में करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर मिल जाएगा। लेकिन वो उसी बात उसी में आ जाती है कि एक्शन है, फिर आपने उसकी वेरिएशन लेनी है। ये एक्चुअली ये एक रिसर्च पेपर था जो मैंने देखा, फिर मैंने इस पे मजीद काम किया। मैं एक्चुअली आपको ये समझाना चाह रही थी कि एक्शंस, अब यहाँ से देखिए, अगर आप, ये आपके पास सिंपल आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस वाला, जहां से आपकी जनरल रिलेटिविटी वाला एक्शन था, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगर आप रिकॉल करें। जी जी। सॉरी, ये आई गेस यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन नहीं, ये वाली, ठीक है। अब आप करते क्या है, अब यहाँ देखिए कि इट डिपेंड्स ऑन योर थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि यू नीड चार्ज, ठीक है। सो यू नीड समथिंग इन योर आइंस्टाइन इन योर एक्शन दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू चार्ज, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं, ये मैक्सवेल टेंसर है। अब देखिए, एवरीथिंग शुड बी अ स्केलर। तो यहाँ पे ये मैक्सवेल टेंसर है, तो उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके इनवर्स से। तो ये दो टर्म्स आ गई कि आपके पास रिची स्केलर भी आ गया, आपके पास मैक्सवेल टेंसर भी आ गया। अब यहाँ देखिए कि यू नीड समथिंग विद वाइल्ड करेक्शंस। आपको नाम समझ नहीं आ रहे होंगे, इट्स वेल एंड गुड। पॉइंट ये है कि मैं सिंपल समझाना चाह रही हूँ कि जब आप रिसर्च में देखते हैं कि ब्लैक होल या ब्लैक स्प्रिंग विद दिस विद दिस विद दिस, तो आपके पास पीछे बैकग्राउंड पे उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही होती हैं। अब यहाँ से लिखा है वाइल्ड करेक्शन है, तो एक जैसे रिमांड टेंसर है, एक्चुअली ये वाइल्ड टेंसर, चले यहाँ भी हमने देख लिया, ये रिमांड टेंसर से ही बनता है। यू नीड समथिंग जो कि कॉरेस्पॉन्ड करे वाइल्ड टेंसर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट्स रिलेटेड टू योर वाइल्ड टेंसर, लेकिन आपने चूंकि चार्ज भी डाला हुआ है, तो आपने वाइल्ड टेंसर को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ये मैक्सवेल टेंसर से। अब आपने कहा कि लेट्स से कि आपके पास मिट्री, ये आपने एफ ऑफ आर अज्यूम किया हुआ है कि लेट्स से दिस इज समथिंग अननोन, ठीक है। स्टैटिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। स्टैटिक मीन्स कि आपके जो कंपोनेंट्स है ना, दिस थिंग, दिस थिंग एंड दिस थिंग, दे डोंट डिपेंड ऑन टाइम। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि दे डोंट डिपेंड ऑन थीटा आइदर, ठीक है। ये ना थीटा के फंक्शंस हैं ना ये टी के फंक्शन है, तो ये दो assumptions आपने ले ली। हर जो चीज अज्यूम करते हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो भी फिजिक्स आप बनाते हैं, एवरीथिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर सिस्टम। जैसे यहाँ जो ऊपर एक्शन में जो तीन टर्म्स, टाइटल में जो तीन टर्म्स थी, वो आपने एक्शन में की। आपने ज्योमेट्री कौन सी अज्यूम करनी है, आपने ये ऐसे सिस्टम की ज्योमेट्री अज्यूम करनी है जहाँ पे स्टैटिक हो, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो। आपने उसके हिसाब से अननोन्स लिए।
अब वही चीज आ जाती है जो हमने पहले की थी, कि आप इक्वेशंस कैसे बनती हैं, आपने वेरिएशन दी, वेरिएशन उसी तरह है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आर के एफ ऑफ आर के रिस्पेक्ट से दी, आर के रिस्पेक्ट से दी, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट से दी, तो यू गेट दिस काइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 6, 7, 8। ठीक है। अब कुछ अब यहाँ से देखिए कि हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन ना निकले। तो बहुत से ऐसे ब्लैक होल सॉल्यूशंस होते हैं जो कि परटर्बेशन से या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस होते हैं, कि आप करते क्या हैं कि आप उनको इस तरह एक्सपेंशन लेते जाते हैं कि जो जैसे आपका अल्फा पैरामीटर है, अजम्पशन ये है कि आपकी जो यू आर रिटेनिंग टर्म्स अप टू फर्स्ट ऑर्डर इन अल्फा, तो आपने अपने जितने भी अननोन्स थे इन सबको एक्सपेंड किया अराउंड दिस अल्फा। आप ये जो अल्फा को जीरो करेंगे तो आपके पास शॉर्टशेड वाली राइजन आर्मस्ट्रांग वाली टर्म्स आती जाएंगी। अब यहाँ एक, अब इसके अज्यूम किया तो ये आपके पास ये सोल्यूशन आ गए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक ब्लैक होल सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे क्यों आपके पास चार्ज है। अगर आपने ज्यादा एक्सटेंड करना है इस काम को तो आप अल्फा स्क्वायर तक टर्म्स रख लें, अल्फा क्यूब तक टर्म्स रख लें, फिर उसके बाद आपके पास सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। एक और भी मैं आपको पेपर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह का रिलेटिविटी में इस तरह का काम लिया जाता है एक, लेकिन आप फिर जितनी आपकी कंप्लेक्सिटी होती है, जितना आप अगर आप अल्फा स्क्वायर तक टर्म्स जा रहे हैं या अल्फा क्यूब तक टर्म्स जा रहे हैं, तो जितनी हायर ऑर्डर टर्म्स तक आप जाएंगे उतनी ही फिर आपकी कंप्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। Okay. एक और ये वाइल्ड करेक्शंस के साथ है, एक चर्न साइमंस थ्योरी थी, उसमें भी यही है कि एक्चुअली मुझे पेपर अभी नहीं होगी ये रहा। सर इसमें थोड़ी बहुत डिटेल है। हाँ ये एक और थ्योरी है। एक्चुअली दीज आर काइंड ऑफ अल्टरनेट थ्योरीज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से देखिए इसका नाम, इस थ्योरी का नाम है चर्न सीमेंस मॉडिफाइड ग्रेविटी। तो आपने आपकी चीजें पेन लेके आओ। ये एक और थ्योरी है जिसको आप चर्न सीमेंस थ्योरी कहते हैं, दिस वन। अब वही चीज है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। फिर जो एक और इसने टर्म ली हुई है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्केलर फील्ड, एक्चुअली स्केलर फील्ड थ्योरी है। यहाँ पे ये जो चंद सीमेंट फील्ड है इसका जो स्केलर फील्ड कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो ये चीज है। देन इन अदर टर्म दिस थिंग। मैं आपको सिंपल आइडिया देना चाह रही थी कि चीजें जिस हिसाब से आप अपनी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, हिल्बर्ट जो जनरल आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में जहां भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे उसको फिर आप एक्शन में डालेंगे। इसी तरह फिर आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी के एक्शंस आ जाते हैं, वही जो अभी मुझे मुश्किल सलाम सर ने लिया था, एक वो एक्शन है। उससे फिर आगे जाके इक्वेशंस बनती हैं एंड इसी तरह फिर आपकी रिसर्च चलती जाती है। तो आई होप कि चीजें बहुत तेज थी तो आपको समझ कुछ भी नहीं आया होगा, लेकिन नहीं इसको नहीं मैम, एक्चुअली ये डिटेल। काफी अच्छा ओवरव्यू था। और जाहिर सी हाँ बात है, इंडिविजुअल एफर्ट चाहिए इन चीजों को डिटेल में समझने के लिए। चलें सर, गुड लक फॉर योर स्ट्रिंग थ्योरी सीरीज। मैम नहीं, मेरा एक डब्ल्यू और थोड़ा, आपका भी शुक्रिया जी। फातिमा कुछ पूछ रही है शायद। या मेरा एक थोड़ा बेसिक सा सवाल है। मतलब एक्शन के लिए थोड़ी इंटुइटिव क्या एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज एक्शन। मतलब आई फील लाइक मैंने बहुत सारे देखे हैं लिखे हुए फॉर्मूला, लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ टू अंडरस्टैंड इंटुइटिवली कि एक्शन क्या है। एक्शन आता है ये, इसलिए इसको रिलेट किया जाता है, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी उससे, प्रिंसिपल वेरिएशनल प्रिंसिपल से। जितना मुझे अभी तक इतना ही हम्म। आइडिया है कि इसको वेरिएशनल प्रिंसिपल से आप रिलेट करते हैं, कि चूंकि उसमें दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो वो आपका सिस्टम, आपका डायनामिक सिस्टम जाता है एक्सट्रीमल कंडीशन पे, एक्सट्रीमा होना चाहिए तो वो लैग्रांजियन की तरफ जाता है। फिर चूंकि यहाँ पे जो लैग्रांजियन है, अगर आप आइंस्टाइन की प्योर जनरल रिलेटिविटी में बात करें तो वो लैग्रांजियन आता है इन टर्म्स ऑफ रिची टेंसर।
फिर अगर आप जैसे मैंने अभी हम्म आपको जो दो चीज दिखाई तो उसमें फिर लैग्रांजियन आ जाता है, आपके डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस थ्योरी में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई, हम्म दैट्स व्हाट माय इनपुट इज। इसको फिर मैं मजीद डिटेल में आप भी देखें, मैं भी देखूंगी। और अ, मैम मेरे ख्याल से इसकी बेसिक्स वही जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, हाँ, तो क्लासिकल उसमें मैकेनिक्स। देखें जो लेग्रांजियन है, वो मेरे ख्याल से टी प्लस वी हम डिफाइन करते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और टी जो माइनस। माइनस पर या और अच्छा, और फिर ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं कि हैमिल्टोनियन हम डिफाइन करते हैं टी प्लस वी, और हाँ, लेग्रांजियन जो है वो टी माइनस वी। और वहां से फिर ये सारा एक्शन का तो बेसिकली मतलब ये है कि एनर्जी जो है किसी सिस्टम की, तो उससे हम बेसिकली उसको स्टडी करते हैं कि एनर्जी जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए, ये जो प्रिंसिपल है। तो इससे सारी आपकी जो है वो मतलब चल रही है, चाहे वो जनरल रिलेटिविटी हो चाहे स्ट्रिंग थ्योरी हो। अभी इस पे हाँ इस तरह भी सोचा जा सकता है। अच्छा फातिमा, थैंक यू। ये बुक ये मेरे पास 2017 में या जब मैं स्टूडेंट थी ना तब मेरे पास थी। अ, ये असल में अच्छी है। मैंने चेक किया ये लिंक, लेकिन इस पे पूरी वो नहीं है, बुक नहीं आई। आई थॉट कि इसमें बुक है, लेकिन इसमें सिर्फ अगर आपको लिंक चाहिए ही तो मैं है। सर को भेज दूंगी। लेकिन इसके लिए ना आपको रिसर्च का बैकग्राउंड होना चाहिए, ये क्लेमेंट के पढ़ने के लिए नहीं है। okay। अ, या मैम मैम एक और मुझे बुक क्वेश्चन वैसे था आई ये हैव वर्ड। लाइब्रेरी एक्सेस आई थिंक। फातिमा आप कुछ कह रही थी? नहीं सॉरी नहीं, आई नहीं, थिंक मुशाहिद का क्वेश्चन। मैम ये कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी से रिलेटेड, जी जी। लाइक कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी हमने एक कोऑर्डिनेट में खत्म कर दिया, कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसे जो लाइन एलिमेंट है उसको फिर कैसे इनवेरिएंट बना देता है? सॉरी, एक मिनट। सॉरी, मुझे दोबारा बोलिएगा। मैम ये लाइन एलिमेंट को कैसे, अगर कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट किसी कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है किसी में नहीं, उसको खत्म कर सकते हैं, तो फिर वो जी जी। लाइन एलिमेंट तो इनवेरिएंट ना रहा ना। नहीं, उसको आप बैक सब्स्टिट्यूशन पे भी जा सकते हैं ना। मतलब ये तो नहीं है कि वो वहां फिक्स हो गया है। इट्स काइंड टेन ऐसे ये टेंसर, मैम अगर आप इसका ये इसे मीट्रिक टेंसर। ठीक है। तो आई जैसे वेक्टर्स होते हैं, जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे उसके कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, लेकिन वेक्टर इटसेल्फ जो है वो इनवेरिएंट रहता है। दैट्स द मेन आइडिया बिहाइंड टेंसर। ये मीट्रिक, ये जो लाइन एलिमेंट है, दैट्स अ मीट्रिक टेंसर। जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एग्जैक्टली मैम। हाँ दूसरे कोऑर्डिनेट यस, सिस्टम में जाएंगे, लाइक इसके कंपोनेंट्स तो चेंज होंगे ना, लेकिन वो चीज इट्स सेल्फ इनवेरिएंट रहती है। यानी कि अगर मैं उसको दोबारा से श्वार्ट्ज़फील्ड कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूं तो वो दोबारा से सिंगुलैरिटी वहां पे अपेरेंट, इट्स काइंड ऑफ अपेरेंट सिंगुलैरिटी। जैसे लिमिट ले लेते हैं आप, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स, आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे एक्स की सिंगुलैरिटी है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है। या लेकिन मुझे कंफ्यूजन इस चीज में ना कि जो बात आपने कही कि कंपोनेंट्स तो चेंज होते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास वो लाइन एलिमेंट है और उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है सोर्स साइड, उसके जो कंपोनेंट्स में हमारे पास एम भी आता है किसी तरह, राइट? जो इंफिनिटी जिस पॉइंट पे आता है उसको हम चेंज करते हैं, आर इक्वल टू लेकिन जीरो। हमारे पास तो कोई डिफाइंड लिमिट तो एम का है नहीं ना, या हमारे पास इस रेंज में हम एम ले सकते, तो हम एम के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, राइट? एन की? तो वो तो वही। नहीं, यस, मुझे एन की। लाइक आर की सॉरी, जो अच्छा आर। एम एम में जो जीरो आ रहा है वो, अच्छा तो एम एम मैथ। आर में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं, कंस्ट्रेंट नहीं है ना। जिस वैल्यू पे आर, एक तो जीरो पे इंफिनिटी दे रहा है ना, एक आर आर एम पे इंफिनिटी दे रहा है, right? हाँ सही। तो आर का तो हमें कोई लाइक कंस्ट्रेंट नहीं है ना, आर पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो वो एक कंटिन्यूटी को खराब कर देता है, तो उसी वजह से वो डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो नहीं उसको हम आर, फिर कंपोनेंट के उस। नहीं आप क्वेश्चन कंप्लीट करें। यही कंफ्यूजन है। अच्छा, लाइक कंस्ट्रेंट उसको भी। मैं कंपोनेंट की चेंज होने से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात मुझे समझ आ रहा है कि कंपोनेंट तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल हमारे पास आउटकम आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन इसमें फिर ये कंपोनेंट में हम कैसे
कंस्ट्रेंट लगा सकते कि आर का जो कंपोनेंट है आप उसको एम नहीं रख सकते इस कोऑर्डिनेट। उसको जब चेंज करते हो तो वो कंडीशन खुद ही वो खुद खत्म हो जाती है। एक्चुअली पहले जो मुझे इस तरह से मैं आपको आंसर दे सकती हूँ कि पहले आप देख लें कि अ, वो क्या है ये क्रिचमैन, ये जो इनवेरिएंट्स है ना क्रिचमैन स्केलर्स वगैरह, पहले आप ये कैलकुलेट कर लें जो स्टैंडर्ड जिस तरह लिटरेचर में होता है। अगर देखें कहाँ गया वो, कि यहाँ इसने कैलकुलेट किए हैं, नहीं यहाँ इसने कैलकुलेट नहीं किए हुए। जब भी आप एक सोल्यूशन बनाते हैं ना, आप पहले उसको ब्लैक होल सोल्यूशन नहीं कहते कि ये इसमें कौन सी सिंगुलैरिटी है कौन सी नहीं है। पहले आप, लेट्स से कि मैंने जिस तरह आपने कहा कि वो सारा सोल्यूशन आ गया, उसके बाद आपने ये जो इनवेरिएंट्स थे ना आप ये चेक करते होते हैं। जो क्रिचमैन स्केलर है, रिची स्केलर है, वहां से पहले आप एक सिंगुलैरिटी को आइडेंटिफाई कर लें। अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं देखना चाहूँ, जिस पे आ जाए दैट्स एसेंशियल सिंगुलैरिटी, कि वो कहीं ना कहीं उसको रिमूव होना चाहिए था। तो वो चीज फिर आप यू लुक फॉर कोऑर्डिनेट्स कि कहाँ से आपके पास के किस हाँ ये मैं देखना, ये मैं आपको बताना चाह रही थी, किस कोऑर्डिनेट, कौन सा आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे वो सिंगुलैरिटी रहेगी। कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी ये अगर आपके सिस्टम के अंदर रह भी जाए ना, यानी कि मैम जरूरी नहीं अगर है आप कि आप, फिर स्क्रीन शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने वो शायद ऑफ कर दी थी। मैं समझी ना वो किताब में खोल के बैठ गई हूँ जी और मैं मुझे। समझी मैंने शेयर किया हुआ, सॉरी। मैंने किताब खोल ली है, वो पेज ही ढूंढ लिया है, मैं खोल के बैठी हुई हूँ। ओके। हाँ, अ, यानी कि फर्स्ट लुक फॉर दी स्केलर्स, ऑलवेज फॉर ए बी सी डी, ठीक है। आर ऑफ ए बी, आर ऑफ ए बी एंड आर, ये एक्चुअली आपको पहले बताएंगे कि आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है या नहीं, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई द एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो देन यू गो फॉर रिमूविंग द अदर सिंगुलैरिटी। अगर आप उसको रिमूव नहीं भी करना चाहते तो फिर आपके पास फिर भी यू कैन वर्क ऑन अराउंड इट। आप पार्टिकल डायनामिक स्टडी कर सकते हैं, दिस एंड दैट, लेकिन वो बस बताने के लिए बताया जाता है कि दिस इज, ये आपकी सिंगुलैरिटी अफेक्ट नहीं करती आपके सिस्टम को। दूसरी जो आपने बात की कि आप कंस्ट्रेंट्स आर पे नहीं आप ले सकते, आपके आर की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अ, ये थोड़ा बहुत है आइडिया कि आर इक्वल्स टू 2m इक्वली, एक्चुअली आपके पास इवेंट होराइजन होता है, यानी कि ये बाउंड्री है। जैसे यहाँ से आपके पास आगे की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, जिसको आप इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स पे कहते हैं कि यहाँ से अगर वंस समथिंग क्रॉसेस इट तो उसका बाहर से कोई लिंक नहीं हो सकता। अ, यहाँ ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि आपके पास 2m है, आर ग्रेटर देन 2m पे क्या होगा, आर लेस देन 2m पे क्या है, और दिस एंड दैट। इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए को कहते हैं इंटीरियर श्वार्शियल मीट्रिक और एक्सटीरियर श्वार्शियल मीट्रिक। ये जो है ना, मेरा ख्याल है जो हम स्टैंडर्ड जो मैंने आपको दिखाई है एक्सटीरियर श्वार्शियल मीट्रिक है। इंटीरियर के लिए फिर एक पूरा सा पूरा इसी तरह वर्कअप करना पड़ता है, वो एक स्टेफनी की बुक है उसमें हुआ हुआ है। आई गेस दैट्स जित मेरी ये इनपुट थी। अगर आप मजीद में शायद कोई और क्वेश्चन करना चाहें या अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो मैं इसको मजीद देख लूंगी। नहीं, थैंक यू, काफी हद तक ये क्लियर हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन है वो जी जी। आज फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। जिस तरह हमारे पास मैथ में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते तो हमें पता होता है कि इनके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। सही इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, फिर उनको जनरल सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। सही। लेकिन ये टेंसोरियल इक्वेशन है, इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें कोई अंदाजा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने चाहिए, या लाइक अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इट कुड हैव। अ, इसमें देखिए कि ये ठीक है टेंसोरियल इक्वेशंस होती हैं, लेकिन जब एंड में ये बन जाती है ना,
ये ओडीज बन जाती हैं, किसी में पीडीज बन जाती हैं। फिर आपने अपने सिस्टम के लिहाज से ना एजम्पशंस लगानी होती हैं। जैसे अभी मैंने ये जो शॉर्ट शीट वाली थी ना, ये फर्स्ट ऑर्डर कपल सिस्टम बनता है। कहीं कहाँ गई वो? नहीं कहीं थी। हाँ ये रही। ये थी या पीछे थी? हम्म, गई होंगी ये। हाँ ये रही। जी, ये टेंसोरियल इक्वेशंस थी ना। ये R00 से आई, यानी कि टी वाले कंपोनेंट से। ये रिची टेंसर के आर वाले कंपोनेंट से, ये थीटा कंपोनेंट से, और ये फाई वाले कंपोनेंट से। अब इनको देखिए, आपने एक मेरे वो कुलीग थे, वो कहते थे माइंडलेस मैथमेटिक्स नहीं करना। ये नहीं होना कि आपने इनको देख लिया और आप करते गए। इनको आपने देखना है कि किस तरह ये चीज सिंप्लीफाई हो सके। यू आइदर यू कैन हैव अजम्पशंस, या आपकी इक्वेशंस खुद ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रही हो कि मजीद उसको आप अंदाजा कर सकें सोल्यूशन। ये देखें, इन्होंने देखें, अगर आपने इस इक्वेशन को देखें और ये 10.24 को देखें, और 10.25 को, सॉरी 24 को 25 को देखें, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस होंगे वी में, और दूसरे, हाँ, वी में दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो डिपेंड, आप यहाँ से उसको मजीद अगर आपने सॉल्व किया हुआ है, तो देखें कि ये मजीद रिडक्शन हो जाती है इस फर्स्ट ऑर्डर ओडी में। वहां से फिर आपके पास एक, ये आप देखें, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब आपने मजीद इसको सॉल्व किया है, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर ओडी बन रही है, ठीक है। फिर मजीद इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि आप अज्यूम किया है, अजम्पशन लगाई है कि आपके सिस्टम में इस चीज की वैल्यू कांस्टेंट है, लेट्स से कि उसको 2m कर दिया। फिर उसी हिसाब से फिर आप अपने सिस्टम के अंदर चेंजेस अज्यूम अजम्पशंस लेते हैं, या उसके हिसाब से चीजें करते हैं। जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया, ये वाला पेपर। यहाँ पे देखिए कि पाई में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आई गेस बन रही है, आर में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बन रही है, एफ में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है। फिर जैसे अगर आप एफ के दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो सॉल्यूशंस आपके बने, लेट्स से कि वो दो आए, वो आपके assumptions को मीट करते थे या नहीं। आप यहाँ देखें कि अगर यहाँ पे एफ भी जीरो हो जाए, अल्फा भी जीरो हो जाए, यानी कि आप चार्ज भी ना डालें, वाइल्ड टेंसर की करेक्शंस भी ना डालें, तो आपके पास आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन बनना चाहिए था। और जब हमने आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन को एक स्टैटिक स्फेरिकली सिमेट्रिक के लिए सॉल्व किया, तो हमारे पास श्वार्ट्ज़ मीट्रिक बनना चाहिए था। तो जो भी मेरे पास चीजें आ रही हैं, मैं उनको टेस्ट करती हूँ कि मैं अगर ये चीजें जीरो कर रही हूँ, तो मेरे पास वो श्वार्ट्ज़ मीट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह के भी हम टेस्ट करते होते हैं कि हम चीजों को बैक सब्स्टिट्यूशन पे जाके देखते हैं कि ये सॉल्यूशंस वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपनी आंसर चेक कर सकते होते हैं। फिर होराइजन, अगर आपने उसको ब्लैक होल सोल्यूशन बनाना है, हो सकता है कि आपने जो सॉल्यूशंस बनाए हों वहां पे ब्लैक होल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि फिर हम देखते हैं कि अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यूज ले ली हैं, तो वो हमारे होराइजन देती हैं यानी, या ब्लैक होल सोल्यूशन देती हैं यानी, या फिजिकली रेलिवेंट सोल्यूशन देती हैं या नहीं। तो यू कैन चेक एवरी सोल्यूशन जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको बता रही हैं। सेकंड ऑर्डर ओडी है तो दो सॉल्यूशंस आ गए, इस तरह ये आपको मतलब कि सॉल्यूशंस का आइडिया आपको हो जाता है ओडीज देख के। थैंक यू, थैंक यू सर।
चलें, कोई और सवाल नहीं है तो खत्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इंटरेक्शन। नहीं नहीं मैम, बड़े यूज़फुल लेक्चर्स थे और इंशाल्लाह इनकी रिकॉर्डिंग भी आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स के यूज़फुल होगी। तो चले मैम, आपसे फिर थ्रू ईमेल रब्ता रहेगा। और ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।